Hello everyone, this is Roli Pandey. This is 9th year PYQ of English Pedagogy for CTET, previous year question of English Pedagogy. For paper 2, start करते हैं. Question number 1 है, which of the following would you suggest as ideal for teaching of vocabulary? Vocabulary पढ़ाने के लिए इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि ideal होगा, सबसे ज़्यादा ideal होगा. गिविंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन आइसोलेशन, अलग से किसी वर्ड की मीनिंग बता करके, या फिर ट्रांसलेटिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इनटू इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस में, भारतीय भाषाओं में जो भी वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स या फिर उन शब्दों का ट्रांसलेशन करके हिंदी में, या फिर क्रिएटिंग वर्ड वेब एंड कोलोकेशन ऑफ वर्ड्स थीमेटिकली, थीम के आधार पर जो वर्ड वेब है उनको क्रिएट करके या फिर वर्ड्स के कोलोकेशंस को क्रिएट करके. तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज ओनली बी इज करेक्ट. तो 1 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not true of multilingual education in schools? स्कूल्स में मल्टीलिंगुअल एजुकेशन के बारे में इसमें से कौन सा है जो कि नहीं सही है? तो ये ऑप्शन आपका मल्टीलिंगुअल क्वेश्चन का, अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप अपने आप से सॉल्व करेंगे. मनो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या तो खुद से सॉल्व करके इसको देखें कि इसका आंसर क्या होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लर्नर फ्रॉम केरला मूव्स टू लखनऊ एज हर मदर टंग इज मलयालम एंड शी लर्न्स फ्रेंच एज अ थर्ड लैंग्वेज. She learns Hindi very well from neighborhood and community. तो what is the difference between her learning French and Hindi? एक लर्नर है जो कि केरला से लखनऊ आती है. उसकी जो मदर टंग है वो मलयालम है और फ्रेंच भाषा एज अ थर्ड लैंग्वेज वो अपने आप सीखती है. लर्न्स मतलब प्रॉपर, उसको लर्न की बात की गई तो लर्निंग की मतलब क्या हो गया? उनके रूल्स को, उनकी वोकैबुलरी को, उनके ग्रामर पोर्शन को हर तरीके से सीखना अलग से, तो वो होता है लर्निंग. तो उसने फ्रेंच को कैसे सीखा है? अलग से लर्न करके सीखा है. तो शी लर्न्स हिंदी वेरी वेल फ्रॉम नेबरहुड एंड कम्युनिटी. और जो नेबरहुड और कम्युनिटी से जो लैंग्वेज सीखी है वो कौन सी है? वो है हिंदी. तो पूछा गया है कि फ्रेंच और हिंदी ये जो दोनों भाषाएं इसने सीखी है, तो इसके इन दोनों भाषाओं के सीखने में डिफरेंस क्या है? फ्रेंच लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग एंड हिंदी लर्निंग इज लैंग्वेज एक्विजिशन. या फिर हिंदी लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग एंड फ्रेंच लर्निंग इज लैंग्वेज एक्विजिशन. बोथ आर लैंग्वेज लर्निंग, बोथ आर लैंग्वेज एक्विजिशन. तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि फ्रेंच लर्निंग जो है वो लैंग्वेज लर्निंग है और हिंदी लर्निंग इज क्या है? लर्निंग एक्विजिशन है, लैंग्वेज की एक्विजिशन है. क्यों है? क्योंकि जो भी भाषा हम नेचुरली सीखते हैं, अब उसके नेबरहुड जो थे और उसकी कम्युनिटी के लोग जो थे, वो लोग उस भाषा को सीखते थे, तो उन भाषा को सुनते सुनते ही उसको वो लैंग्वेज जो थी अपने आप ही उसने उस भाषा को सीख ली, नेचुरली उस भाषा को सीखा है. तो जिस भाषा को नेचुरली सीखा जाता है वो लैंग्वेज लर्निंग होती है, और जिस भाषा को एक्वायर किया जाता है इन्वायरमेंट से वो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है. तो फ्रेंच लर्निंग जो हो गई वो लैंग्वेज लर्निंग हो गई, और हिंदी लर्निंग जो हो गई वो लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाएगा. तो थर्ड का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher of class 8th, 7th in her grammar class takes the grammatical item voice and tense. She provided them texts from their textbook, reading in which the grammar item appears, and gave a lot of practice to notice the item in natural discourse and practice to internalize the item. At the end, she drew their attention to the rules of voice and tense. So what approach to grammar teaching does she adopt in her class? एक 7th क्लास की टीचर है जिसने ग्रामर क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए ग्रामेटिकल आइटम कई सारे लेकर के आई. किस चीज को पढ़ाने के लिए? वॉइस और टेंस पढ़ाने के लिए. उसने क्या किया? उनको टेक्स्ट बुक से कुछ टेक्स्ट दिए, उसके बाद उसको रीड करने के लिए कहा. तो उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रामर आइटम थे जो कि उसमें उस टेक्स्ट में थे. उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस की थी उसी से रिलेटेड, जिससे कि नेचुरल डिस्कोर्स के थ्रू वो इन सारी चीजों को इंटरनलाइज कर सकें. और लास्ट में उसने क्या किया? उनका ध्यान किस तरफ लेकर की गई? वॉइस और टेंस के रूल्स की तरफ. तो ग्रामर टीचिंग की ये अप्रोच क्या होगी? डिक्लेरेटिव ग्रामर या फिर रूल बेस्ड ग्रामर या कम्युनिकेटिव ग्रामर या फिर प्रोसीजरल ग्रामर. तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज डिक्लेरेटिव ग्रामर. डिक्लेरेटिव ग्रामर में क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के थ्रू मतलब कि नेचुरली उस सेंटेंस को पढ़ने के लिए कह दिया या फिर किसी चीज के थ्रू समझा दिया, उसके बाद
खुद ही से बच्चा रूल्स मतलब कि लास्ट में रूल की तरफ लेके गए, रूल्स हैं या फिर वॉइस के और टेंस दोनों के जो रूल्स हैं लास्ट में उसकी तरफ लेकर के गई। तो डिक्लेरेटिव ग्रामर मतलब ये होता है जब किसी चीज के थ्रू रूल्स और मतलब रूल्स और ग्रामर के सिंटेक्स वगैरह सिखाए जाते हैं तो वो होता है डिक्लेरेटिव ग्रामर। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक टेक्स्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ऑथेंटिक टेक्स्ट मतलब क्या होता है? ऐसे टेक्स्ट जो कि रियल लाइफ रिलेटेड होते हैं, रियल लाइफ रिलेटेड होते हैं वो होते हैं ऑथेंटिक टेक्स्ट। तो ये क्या इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं बच्चों को लैंग्वेज लर्निंग कराने के लिए, इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह काम करते हैं ये न्यूज़पेपर हो सकता है, न्यूज़पेपर या फिर आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा जो 20 मान लो 20th सेंचुरी का कोई टेक्स्ट है तो वो सारी चीजें क्या आ जाएंगी? ये सारी चीजें ऑथेंटिक टेक्स्ट में आएंगी। तो वो चाहे इनमें से कौन सा है जो कि ऑथेंटिक टेक्स्ट नहीं है लैंग्वेज लर्निंग के लिए? टूरिस्ट ब्रोचर फॉर अ हिल स्टेशन इन इंडिया ये है। ट्रांसलेटेड पोएम फ्रॉम अनदर इंडियन लैंग्वेज ये भी होगा। पोएम रिटन बाय द टीचर फॉर हर क्लासरूम ये नहीं होगा। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन एपिक रिटन 19th सेंचुरी ये भी होगा। तो राइट ऑप्शन पूछा है कि इसमें से कौन सा है जो ऑथेंटिक टेक्स्ट नहीं होगा। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज भाषा संगम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन स्कूल या फिर प्रमोशन प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इन स्कूल या फिर प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर इन स्कूल या फिर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस इन स्कूल। भाषा संगम ये 31 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। 31 अक्टूबर को किसके लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, वल्लभ भाई पटेल के लिए। तो उसी टाइम पे इसका एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा इसका एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा इस चीज को लॉन्च किया गया था। भाषा संगम इस बारे में बताया गया था। तो ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर इन स्कूल। तो सिक्स का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर ऑफ क्लास 8 डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 4। 4 ग्रुप में बांट दिया 8th क्लास के बच्चों को। असाइन रीडिंग टास्क व्हिच इन्वॉल्व्स रीडिंग, कंसल्टिंग अ डिक्शनरी, समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड सो ऑन। और हर एक बच्चे को मतलब हर एक ग्रुप को एक रीडिंग टास्क असाइन किया, मतलब हर एक ग्रुप को एक रीडिंग टास्क दिया जिसमें कि रीडिंग करनी थी या फिर डिक्शनरी से कंसल्ट करके उस चीज को निकालना था या फिर समराइज करना था या उस चीज का नोट मेकिंग करना था। ऐसे ही कई सारी एक्टिविटीज उसने जो ग्रुप अलग अलग डिवाइड 4 ग्रुप बनाए थे उनको एलोकेट किए। तो ये कौन सी स्किल होगी? स्टडी स्किल या फिर ग्रुप स्टडी वर्क या स्टडी हैबिट्स या फिर रीडिंग टू राइटिंग। तो ये होगा स्टडी हैबिट्स। 7th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। कौन सी स्किल? स्टडी हैबिट की स्किल बच्चों में डेवलप करने के लिए ही उसने ये वाली एक्टिविटी की थी क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन कम अंडर व्हाई डू यू थिंक द नरेटर वॉक्ड आउट ऑफ हर होम। तो ये किस तरीके का कौन से टाइपोलॉजी का क्वेश्चन होगा? ये होगा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस जो होते हैं इनके 3 लेवल्स होते हैं। पहला जो होता है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन का मतलब क्या है? जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एज इट इज आपको पैराग्राफ वगैरह में आंसर मिल जाएगा। ये पहला लेवल होता है। दूसरा लेवल होता है इन्फेरेंस क्वेश्चंस, इन्फेरेंस या फिर इन्फ्लुएंशियल क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है? अनुमान लगा करके इसका आंसर बताना होता है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। और तीसरा होता है यूनिवर्सल क्वेश्चंस। यूनिवर्सल क्वेश्चंस में क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 3 तरीके के होते हैं। तो जो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली स्टार्ट किससे होते हैं? WH टाइप के, व्हाट, विच, व्हाई, व्हाट, विच, व्हाई, ये सारी चीजें जो इन सब टाइप से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस। तो ये किस तरीके का क्वेश्चन होगा? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होगा। 8th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन फॉर्म फ्रॉम ट्राइबल एंड माइनर लैंग्वेज बैकग्राउंड एंटर स्कूल विद देयर मदर टंग। मदर टंग के साथ स्कूल में एंटर करते हैं कौन से बच्चे? ट्राइबल और माइनर लैंग्वेज बैकग्राउंड के बच्चे। दे आर मेड टू स्टडी इन अ लैंग्वेज मीडियम विच नॉट देयर मदर टंग और फैमिलियर लैंग्वेजेस। और उनको ऐसी भाषा में पढ़ाया गया, ऐसे लैंग्वेज मीडियम में पढ़ाया गया जिसकी जो उनकी ना ही मदर टंग थी और ना ही उस भाषा से वो फैमिलियर ही थे। तो ये दिस लीड्स टू, ये उनको किस चीज की तरफ लेकर के जाएगा? सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म या फिर एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म या मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म या फिर लैंग्वेज लॉस। ये इनको किसकी तरफ लेके जाएगा? एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म की तरफ।
एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म मतलब पहले से जो आपको भाषा आती है उसके अलावा 2-3 भाषा आप और सीख जाएं, या फिर कोई एक और भाषा आप सीख जाएं अपनी मदर टंग के अलावा, तो ये होता है एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म, आपकी भाषा में एक और भाषा जुड़ जाए। तो ये क्या हो गया 9th का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, स्वाति इज अ टीचर ऑफ क्लास 8th एंड शी कलेक्ट्स द एरर्स ऑफ लर्नर्स एंड डिस्कसेस वंस इन अ वीक विदाउट मेंशनिंग हु कमिट्स सच एरर्स, व्हाट डज शी अटेम्प्टेड टू। मतलब 8th क्लास की एक टीचर है स्वाति, जो कि बच्चों की जो भी एरर्स होती है उनको कलेक्ट करती है, कलेक्ट करने के बाद हफ्ते में एक बार उस पर डिस्कशन करती है बिना ये बताए कि वो एरर किसके द्वारा की गई थी। तो ये क्या करने की कोशिश कर रही है, एरर एनालिसिस ऑफ लर्नर्स, या फिर प्रोवाइड्स फीडबैक टू हर लर्नर्स, या टीचिंग ग्रामर थ्रू द एरर्स ऑफ लर्नर्स, या फिर करेक्ट्स द मिस्टेक ऑफ लर्नर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। मतलब कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, अपने बच्चों की एरर एनालिसिस करने की कोशिश कर रही है। 10th का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, अ लर्नर ऑफ क्लास 7th इज अनेबल टू रीड अ लॉन्गर टेक्स्ट। जो लंबे टेक्स्ट होते हैं उनको पढ़ने में 7th क्लास का एक बच्चा है जिसको की दिक्कत होती है। शी रीड्स साउंड ऑफ लेटर्स एंड एड्स टू मेक अ वर्ड। क्या करता है वो, पहले पहले क्या करता है, लेटर के साउंड्स पढ़ता है, उसको पढ़ने के बाद उनको जोड़ करके वर्ड पढ़ने की कोशिश करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट हर टू इम्प्रूव हर रीडिंग। अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या चीज उससे सजेस्ट करेंगे। Continuous in continuous comprehensive assessment implies assessment of all activities of learners in and outside the classroom। अगर continuous and comprehensive का मीनिंग पूछता तो ये इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम सारी एक्टिविटीज का असेसमेंट हो जाता। उसमें पूछा है केवल कंटिन्यूअस का, तो ये जो पीरियोडिकली जो असेसमेंट किया जाता है बच्चों का, बच्चों की परफॉर्मेंस का, वही होता है कंटिन्यूअस असेसमेंट। तो पीरियड असेसमेंट ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस इज कंटिन्यूअस assessment in continuous comprehensive assessment। 12th का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग राइटिंग एक्सरसाइजेस Mr. Singh has found that his students organize their writing well but are not able to be creative with their ideation. Which of the following graphic organizers should Mr. Singh teach his students to use to that their ideation skills improve? Flowchart, mind maps या Venn diagrams या फिर KWL chart। उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि माइंड मैप्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ लैंग्वेज क्लासरूम। लैंग्वेज क्लासरूम के बारे में, लैंग्वेज क्लासरूम के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि सही नहीं है। A noisy class means the class has involved learners in learning। अगर क्लास जो है वो शोर वाली, मतलब बच्चों क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं या क्लास में से नॉइजी क्लास है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि बच्चे लर्निंग में ही इन्वॉल्व हों। इसी वजह से पूछा है कौन सा है जो लैंग्वेज क्लासरूम के बारे में सही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा जो कि लैंग्वेज क्लासरूम के बारे में सही नहीं है। तो 14th का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। 15th है, अ टीचर ऑफ क्लास 6th गिव्स द फॉलोइंग टास्क टू हर स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ दीज टास्क इज ऑथेंटिक। क्लास 6 की टीचर ने बच्चों को टास्क दिए करने के लिए, तो इनमें से कौन सा टास्क होगा जो कि ऑथेंटिक होगा। रिसाइट अ पोएम ऑन रेनी डे फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से रेनी डे की जो पोएम दी हुई है उसी को रिसाइट करना, नहीं। राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट वाटर लॉगिंग ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। तो ये रियल लाइफ चीज से रिलेटेड टेक्स्ट हो गया, इसलिए ये हो गया ऑथेंटिक टेक्स्ट। तो क्या हो गया, बी इज एन ऑथेंटिक टास्क। तो 15th का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ये था हमारा 9th ईयर पीवाईक्यू ऑफ इंग्लिश पेडागोजी फॉर सीटेट। इसके बाद आपका लास्ट पीवाईक्यू होगा इंग्लिश का। इसके बाद सारे जो भी हैं सबकी आपकी 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करा दिए गए, सबकी लाइन वाइज मैराथन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।